सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो से अपन बेसिकली शुरू करेंगे और खत्म करेंगे अपना चैप्टर सर्कल्स। सर्कल्स तुम लोग को यार कोचिंग में बहुत लंबा पढ़ाया जाता है और यार वो डिजर्व भी करता है उतना लंबा पढ़ाना। क्यों? क्योंकि यार सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं। अकेला सर्कल्स ही नहीं, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज आता है। काफी सारे कंसेप्ट है जो आगे यूज आते हैं। जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाली बात अपन पहली बार सर्कल्स में ही सीखते हैं, जिसको अपन पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स में भी अप्लाई करते हैं। तो यार ये वाली बात अपन को बहुत सारी इंपॉर्टेंट आ जाती है। ठीक है, तो यार डेफिनेटली अगर इतना लंबा तो मैं कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो उसको अगर मैं समराइज भी करूंगा तो वो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो बट उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कवर करने वाला हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फॉर्मूले तुम लोग को इस एक पेज के पीडीएफ में मिल जाएंगे, एक या दो पेज के। ठीक है, तो यार शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले जरूर अभी से तुम लाइक दबा दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस एंड टाइम पे तुम लोग ये नहीं दे सकते हो कि अपना टाइम तुम लोग लगाओ खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने में। ये जितने शॉर्ट नोट्स हैं ये ट्रायल एंड टेस्टेड हैं दूसरे बच्चों के द्वारा पिछले साल। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं और जरूर कमेंट करके बताना यार अगर तुम्हें मेरे शॉर्ट नोट्स पसंद है, क्योंकि यार काफी मेहनत लगती है नोट्स को बनाने में। और अगर कोई बोलते हैं कि हाँ भैया आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार देखो, सबसे पहले अगर अपन देखें ओवरव्यू, तो पहला पन्ना यहाँ से ये है, दूसरा पन्ना अपन का यहाँ से ये है, और सिमिलरली एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म। मतलब एक पेज आगे और पीछे में पूरा चैप्टर खत्म। कैसे खत्म हुआ देखते हैं ऐसे यार। सबसे पहले अपन कुछ शुरू करते हैं ऐसे जनरल बातों से। जनरल कर्व अपन का क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। जनरल कर्व है। बट अब इस जनरल कर्व को अगर सर्कल होना है तो कंडीशन क्या है? कंडीशन यार यहाँ से ये होती है कि जो मेरे पास एच का कोइफिशिएंट है, एच मेरे पास होना चाहिए जीरो। क्योंकि अपन को पता है कि सर्कल के इक्वेशन में अपन को एक्स वाई का टर्म कोई नहीं होता है, तो एच होना चाहिए जीरो। और उससे बड़ी बात, ए बराबर होना चाहिए बी, मतलब जो एक्स स्क्वायर और कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है दोनों को होना चाहिए बराबर, तभी जाके पॉसिबल है। इस सर्कल का सेंटर क्या होता है अपन ने सीख रखा है, माइनस हाफ द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस हाफ द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ द कोइफिशिएंट ऑफ वाई। नॉर्मल सी बात है। रेडियस कितनी आ जाती है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी एफ सी अपन कैसे निकालेंगे? बेसिकली इस इक्वेशन को देख के कंपेयर करके आराम से। अच्छी बात है। अब अपन बेसिकली चलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। यार हो सकता है तुम लोग को मेरी स्पीड थोड़ी तेज लगे, थोड़ी तेज इसलिए यार क्योंकि अपन रिवाइज कर रहे हैं। अगर मैं तुम लोग को नॉर्मल पेज पे पढ़ाऊंगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ यहाँ से। इसका मतलब क्या होता है कि यार अपन जल्दी से जल्दी रिवाइज करें और याद करके खत्म करें। ठीक है, तो हो सकता है, इसलिए मैंने बोला बहुत ध्यान से सुनना है ना। ऐसा एक भी चीज नहीं है मैं तुम लोग को समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, बट अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। अगर अपन देखते हैं ऐसे डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई सर्कल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है यहाँ से मेरे पास x1 कॉमा वाई वन, दूसरा दिया है यहाँ से x2 कॉमा वाई टू, जो कि मेरे पास डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स हैं। अब उन्होंने तुमसे ये बोल दिया कि यार ये तो तुम्हारे पास डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स हैं, तो मुझे ऐसा सर्कल बताओ जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा हो। नॉर्मल कुछ नहीं करना है, अपन को फॉर्मूला लगाना है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से ये वाला कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है, तो तुम्हें इसको याद रखना। आगे एक्स इंटरसेप्ट होता है बेसिकली टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट होता है टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है देखो। फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल है ये कुछ ऐसा काटा। अब इसने बेसिकली यार एक्स एक्सेस पे कुछ इंटरसेप्ट बनाया ना, इसको अपन बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू होती है ये। और सिमिलरली मेरे पास ये हो जाता है वाई इंटरसेप्ट। ऐसे अगर यहाँ से इसने वाई में कुछ काटा और इसकी वैल्यू मेरे पास हो जाती है ये। बट एक तीसरा केस भी आता है। तीसरा केस यहाँ से ये होता है, ऐसा भी तो हो सकता है ये केवल टच करे। अगर ये टच करेगा तो मेरे पास कंडीशन आती है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे अपन देखते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड बेसिकली यार यहाँ से तुम ये देखो। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास कोई सर्कल दिया हुआ, ये तुम्हारे पास कुछ लाइन दी हुई है। अब उसने बोल रखा है ये जो लाइन है वो कॉर्ड है। उसने बोल रखा है कि यार ये जो कॉर्ड है तुम इसका मेरे पास बताओ इतनी लेंथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बताओ। कैसे निकालेंगे? बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखो कुछ नहीं, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, क्या तुम इस वाले पॉइंट की दूरी इस लाइन से निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। मैंने स्ट्रेट लाइन की वीडियोस में तुम लोग को बताया भी है कि यार ऐसे कैसे निकालते हैं। तुम्हारे पास मतलब ये वाली डिस्टेंस आ गई, तुम्हारे पास ये वाली डिस्टेंस आ गई, तुम्हारे पास यहाँ से ये रेडियस पता है, तुम निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या तुम पाइथागोरस थ्योरम से इतनी लेंथ निकाल पाओगे? अगर इतनी लेंथ निकाल पाओगे तो इसको ही तुम कर देना इंटू टू टाइम्स। क्या तुम्हारे पास पूरी नहीं आ जाएगी? यही मैंने लिख रखा है देखो, टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यों? ये आर है ये पी है। इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी? इतनी लेंथ हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ से ये डबल है तो इसको तुम कर देना डबल, काम खत्म, छोटा सा। अब बात आती है मेरे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल। सबको पता है जो कि होता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अच्छी बात है। अगला, फॉर इमेज ऑफ सर्कल जस्ट कैलकुलेट इमेज ऑफ इट्स सेंटर। बाकी सब सेम रहेंगे। का मतलब क्या होता है? का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन है, उसने यहाँ से बोल दिया कि यार एक सर्कल यहाँ पे है, आप इस सर्कल की इस लाइन के अलॉन्ग इमेज निकालो। डेफिनेटली इमेज जो लाई करेगी वो कुछ ऐसे 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 लाई करेगी।
बट इसमें खेल क्या करना है, खेल अपन को ये करना है, ये जो सेंटर है ना, केवल इस सेंटर की तुम इस लाइन के अलॉन्ग इमेज ले लो, तो सेंटर अपन की कुछ यहाँ पे आएगी। तुम्हारे पास जैसे ही सेंटर का कोऑर्डिनेट बन गया यहाँ से, बस तुम यहाँ से केवल सेंटर के कोऑर्डिनेट को पुट कर दो उसमें, और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, सारी चीजें सेम रहेंगी। क्योंकि देखो तुम ऐसा करना, तुम्हारे पास इस सर्कल की तुम्हारे पास रेडियस निकल के आ जाएगी। क्या तुम इसका यहाँ से मिरर इमेज ले पाओगे? हाँ, मैंने स्ट्रेट लाइंस में सीखा है। तुम्हारे पास सेंटर आ गया कुछ एक्स कॉमा वाई, तुम्हारे पास रेडियस पता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो एक्स डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर? क्या ये कर सकते हो? बस यहाँ से बस सर्कल की भी इक्वेशन आ गई। तो आसान होती है यहाँ से ये सारी चीज़ें, बस अपन को कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला अपन का आ जाता है मेरे पास यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ से यार ये वाला पॉइंट दे दिया कुछ एच कॉमा के, अब उन्होंने बोला इस एच कॉमा के की तुम सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? सर्कल से ये वाली दूरी। तो इसको मैं कैसे निकालूं? आसान तरीका है। क्यों? तुम्हें इस सर्कल का सेंटर पता है, ऑफ कोर्स मैं निकाल सकता हूँ। तो तुम क्या करो, इससे इसकी दूरी निकालो, टू अपन वही अंडर रूट ऑफ x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जो अपन नॉर्मल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। इतनी डिस्टेंस आ गई, इसमें तुम इतना वाला पार्ट प्लस रेडियस कर दो। मैंने ये तो करा, मैंने यहाँ पे प्लस रेडियस कर दिया, तो हमारे पास ये वाली बात आ गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इतनी सी। तो क्या करो, वापस से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालो, इसमें से ये जो रेडियस वाला पार्ट है, रेडियस वाला पार्ट माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास इतनी दूरी आ जाएगी, इतनी दूरी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल बहुत आसान है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वन कॉमा वाई वन क्या है? पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये आती है कि ये मेरे पास स्टैंडर्ड सर्कल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड सर्कल जैसे ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बट हमेशा यार यहाँ से स्टैंडर्ड सर्कल नहीं दिया जाता ना, ऐसा भी तो देख सकते हैं तुम्हें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हो सकता है ये सर्कल एग्जिस्ट ही ना करे, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। बट इस केस में अपन डायरेक्टली यहाँ से ये यूज़ नहीं कर सकते, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपन यूज़ नहीं कर सकते। तो कैसे अप्रोच करेंगे? अप्रोच अपन को ऐसे बनानी कि अपन को हल्की सी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई वाई वन से। सिमिलरली एक्स को रिप्लेस करो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को रिप्लेस करो वाई प्लस वाई वन बाई टू, और सी मेरे पास यहाँ से नो चेंज। इसका अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल तुम यहाँ से इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मान लो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब उसने यहाँ से ये बोल दिया अपन का कि मेरे पास 7,8 इसके ऊपर पॉइंट लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मानो 7,8 लाई नहीं करता है, मुझे इससे टेंजेंट निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो मेरे पास यहाँ से एक्स एक्स वन से, तो मैंने यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया 7x से, ठीक है। वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई वाई वन से, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 8y से। एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, मतलब एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से। सिमिलरली वाई को रिप्लेस कर दो, वाई को रिप्लेस कर दो वाई प्लस वाई वन बाई टू से, और सी मेरे पास आ जाएगा नो चेंज, मतलब ये 5 है। तुमने जब ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, तो अब देखो इक्वेशन क्या बनी। अब इक्वेशन बनी 7x प्लस 8y प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 7 बाई टू, है ना। सिमिलरली प्लस 3 टाइम्स y प्लस 8 बाई टू, वाई प्लस 8 बाई टू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। हो सकता है ये एग्जिस्ट भी ना करे, बट ये तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको अपन ऐसे इसको सॉल्व करना है और अप्रोच करना है। आगे चलते हैं। आगे अपन का बेसिकली आ जाता है यहाँ से मेरे पास टेंजेंट, अगर अपन स्लोप फॉर्म में देखें तो वो मेरे पास आ जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। एम मेरे पास स्लोप हो जाती है। इसको अगर अपन पैरामेट्रिक फॉर्म में देखें तो यार वही वाली बात आ जाती है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये कैसे आई? जो इक्वेशन ये है, एक्स को तुम, है ना, जो मेरे पास यहाँ से बेसिकली इक्वेशन आ जाती है, एक्स वन को तुम पुट कर दो यहाँ से मेरे पास आर कॉस थीटा, और वाई वन को पुट कर दो मेरे पास यहाँ से आर साइन थीटा, तो मेरे पास यहाँ से आर आर और यहाँ से एक आर कटेगा, तो मेरे पास यहाँ से ये वाली इक्वेशन वापस से आ जाएगी। ठीक है, अब अपन कुछ जनरल कंसेप्ट समझते हैं। जनरल कंसेप्ट है फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ से एक सर्कल ये दिया हुआ है, एक लाइन ये दी हुई है, उसने बोला यहाँ से ये जो लाइन है ये इस सर्कल पे टेंजेंट है, ये इस सर्कल पे टेंजेंट है। आप ये बताओ कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बता दो। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मुझे पता है ये एक टेंजेंट दी हुई है, मान ली बात, लेकिन मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन ये भी तो होती है, ये भी होती है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को और जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है उसको मैं कंपेयर कर लूँ, और क्या मैं x1 और y1 पा सकता हूँ?
अगर मैंने x1 y1 पा लिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वो x1 और y1 मैंने पढ़ रखे हैं सर्कल के ऊपर होते हैं, मतलब वही तो मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? नॉर्मल सी बात है ऐसे। आगे, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट अपन को कुछ कैसी अप्रोच बनानी है। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ये एक सर्कल है, तुम्हें यहाँ से मेरे पास कुछ पॉइंट दे दिया मेरे पास h, k। अब उसने बोल दिया कि h, k से मुझे टेंजेंट बनानी है। सबसे पहली बात, यहाँ से दो टेंजेंट्स निकलेगी। कैसे? एक टेंजेंट निकलेगी ये, एक टेंजेंट निकलेगी मेरे पास यहाँ से ये। तो इनको कैसे निकालूं? मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक जनरल लाइन मानता हूँ, इस टेंजेंट को एक जनरल लाइन मानता हूँ। क्या? y माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एम। अपन के पास अभी वेरिएबल क्या क्या है? m वेरिएबल है, ठीक है, m वेरिएबल है, मैंने मान ली। तो मैंने यहाँ से ये लिख दिया, इसको मैंने थोड़ा इज्जतदार तरीके से लिख दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एच प्लस के, वही जो अपन का था। क्या मैं इतने पूरे पार्ट को माइनस एम एच प्लस के को c मान सकता हूँ? c मान सकता हूँ। अब क्या मैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकता हूँ? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब जो अपन ने सीख रखा था कि c प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के अगर बराबर हो गया तो ये लाइन उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ? तो मैंने यहाँ से बोल दिया कि माइनस एम एच प्लस के को बराबर कर दो प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के। अब इसमें क्या क्या अननोन है? इसमें केवल अपन का एम ही तो अननोन है। क्यों? मुझे यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल पता है, मुझे एच, के तो दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये तो बोला था कि ये वाले पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये 3, 4 से तुम टेंजेंट मारो, ये वाली बात मुझे पता है। तो बस इसको तुम होल स्क्वायर करो दोनों तरफ। यहाँ से एम में एक मेरे पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और क्वाड्रेटिक आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि दो रूट्स होंगे, क्योंकि मैंने बोल रखा है एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल सी बात है। आगे अपन देखते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब, स्टैंडर्ड सर्कल में तो मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड सर्कल बेसिकली होता है जिसका सेंटर 0,0 पे हो, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड जिसका सेंटर 0,0 पे ना हो। स्टैंडर्ड सर्कल के लिए अपन की इक्वेशन आ जाती है y बाय एक्स इज इक्वल टू y1 बाय x1। y1 बाय x1 बेसिकली जिस पॉइंट पे नॉर्मल डालनी है। फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट है मेरे पास 3,4, तो इस पर अगर मुझे नॉर्मल डालनी है तो मेरे पास इसकी इक्वेशन वो हो जाएगी। नॉन स्टैंडर्ड सर्कल के लिए आ जाता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन प्लस एफ अपॉन एक्स वन प्लस जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन का जेई मेंस के ऊपर सवाल आ चुका है, तो ये वाली बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। अगली अपन की बात आती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। ये एक मेरे पास सर्कल है, मैंने एक लाइन मारी, क्या ये मेरे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगी? ऑफ कोर्स ये कॉर्ड बनेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इसने दो तरफ छुआ, मतलब ये बेसिकली कॉर्ड बन गई। अब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बताओ। सबसे आसान तरीका, ये जो लाइन है ना इसकी इक्वेशन वही रहेगी जो अपन की टेंजेंट की इक्वेशन होती है। टेंजेंट की इक्वेशन जो होती थी वही मैंने लिख दिया, टी इज इक्वल टू एस वन। तुम यहाँ से केवल इसको इक्वेट कर देना, इसका सॉरी टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो। अब x1 और y1 क्या है? x1 और y1 बेसिकली जिस पॉइंट से मैंने कॉर्ड डाली है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, मैंने बोल दिया यहाँ से 3,4 से मैंने यहाँ से कॉर्ड डाली है। अब तुम उस कॉर्ड की इक्वेशन बताओ। कुछ नहीं, यहाँ से इस इस 3,4 को इसमें पुट करो, r तो तुम्हें पता ही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? अगला क्वेश्चन बेसिकली आता है व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है सर आपने सर्कल दे दिया, आपने हमें मिड कॉर्ड भी दे दी, बट आपने हमें मिड पॉइंट दे दिया। फॉर एग्जांपल ये जो मिड पॉइंट है 3,4, अब आप हमें बताओ कि ये जो कॉर्ड की इक्वेशन है वो क्या होने वाली है। तो वापस से आसान है, इसमें अपन को बस एक चेंज करना है जो कि होता है टी इज इक्वल टू एस वन। टी क्या होता है? टेंजेंट की इक्वेशन, जो कि अपन की आ जाती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वन माइनस आर स्क्वायर। एक्स वन कॉमा वाई वन मुझे पता हुआ है, वहीं पे S1 होता है, हमेशा इसको याद रख लो, जब भी तुम्हें S1 दिखा हो जाए, S1 बेसिकली आ जाता है यहाँ से वी गेट, है ना, S1 वी गेट व्हेन वी पुट द पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमेशा S1 की यहाँ से अभी ये वाली बात याद रखना, क्योंकि आगे अपन को बहुत बार यूज आने वाला है। तो मैंने यहाँ से क्या पुट करा? सर्कल की इक्वेशन में मैंने x1 y1 पुट कर दिया। अब क्या तुम इससे इक्वेट करके कुछ x y में इक्वेशन नहीं आ जाएगी? ठीक है। अगली एक और बात आती है सर कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन जनरली जेईई मेंस में नहीं पूछा जाता है क्योंकि बहुत लंबा जाता है। कंबाइंड इक्वेशन बेसिकली हो जाता है, ये सर्कल है, इस पॉइंट से मैंने यहाँ से दो टेंजेंट जाएंगी, दिस इंटू दिस, जो अपन ने जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में सीखा था, तो दिस इंटू दिस की तुम कंबाइंड इक्वेशन बताओ। तो वापस यार वही हो जाएगा एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या है मेरे पास यहाँ से पता ही है तुम्हें, S1 क्या है? जब तुम उसको वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से ये वाली वैल्यू, और टी टेंजेंट की इक्वेशन को स्क्वायर कर देना, ये हो जाएगा। अगली बात आती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो कि तुम्हें हर तरफ ही काम आने वाली। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? सेटिस्फाई द पॉइंट इन द सर्कल एंड रूट S1 एंड देन टेक द रूट। मतलब सर्कल की कुछ इक्वेशन है, इसने बोल दिया कि यार यहाँ से 3,4 से तुम इस पर टेंजेंट डालो। अब तुम मुझे यहाँ से इतनी लेंथ बताओ, इतनी लेंथ करना कुछ नहीं है, इस वाले पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करना, कुछ वैल्यू आएगी, उसको तुम रूट ले लेना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अगली बात आती है पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट में होता है सेटिस्फाई द पॉइंट इन द सर्कल S1। लेंथ ऑफ कॉर्ड में, लेंथ ऑफ टेंजेंट में अपन क्या करते थे, जब पॉइंट को पुट करा देते थे तो रूट ले लेते उसके बाद। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अपन को केवल और केवल पॉइंट पुट कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो अपन बोलते हैं बेसिकली पावर ऑफ सर्कल। इसके ऊपर भी जेईई मेंस में सवाल आ चुका है, तो अपन इसमें गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अपन की एक बेसिकली प्रॉपर्टी आती है, या जो कि अपन का 10th क्लास में अपन ने सीखी थी, बट ये जेईई मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या होता है, ये होता है बेसिकली AC इंटू AD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। मतलब लेंथ ऑफ AC इंटू लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB का स्क्वायर। इसलिए लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, AB अपन की बेसिकली टेंजेंट है ना, और टेंजेंट की लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी आती है, तो बस यहाँ से ये लोग इसी फैक्ट का फायदा उठा के ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ओके, अब अपन की आती है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर जेईई मेंस में बहुत बार अनगिनत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अनगिनत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। का मतलब क्या है देखते हैं। उसने ऐसे बोला, एक सर्कल उसने दिया हुआ है, अच्छी बात है। उसने ऐसे बोला कि ठीक है, आपने एक सर्कल दिया, आपने एक पॉइंट से टेंजेंट डाली। ठीक है, अब जब तुमने टेंजेंट डाली तो डेफिनेटली यार कुछ यहाँ पे कॉर्ड ऑफ मेरे पास यहाँ से पॉइंट तो आएंगे मेरे पास यहाँ से, जो इस पर लाई करेंगे। उसने क्या बोला क्वेश्चन से, उसने ऐसे बोला कि ये जो 3 पॉइंट आपको मिले ना, इस 3 पॉइंट से आप एक सर्कल बनाओ, इमेजिनरी सर्कल, और इस इमेजिनरी सर्कल की हमें आप इक्वेशन बता के दे दो। ठीक है, बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहती तो वो छोड़ के आ जाता है क्वेश्चन, बट अपन को प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है पहला रिजल्ट ये है कि ये जो सर्कल होगा ना, इस सर्कल के सेंटर से हमेशा पास करेगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी कंडीशन हो जाए, ये वाला जो सर्कल होगा वो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ इसके सेंटर से पास करेगा, और ये जो BC है ना, ये जो BC है, दिस विल एक्ट एज अ डायमीटर। दिस विल एक्ट एज अ डायमीटर मतलब क्या, मुझे यहाँ से डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स मिल गए। अगर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं तो क्या मैं सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ? हाँ, पुराने वाले फॉर्मूले से इसकी मुझे इक्वेशन आ जाएगी, बस मुझे पर इसका रेडियस भी आ गया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि ये वाला जो एक मेरे पास जो फिगर बना है ना, आप इस फिगर का मुझे एरिया बता दो। ये जो इसका है ना, ये एरिया बता दो। और आसान, क्या मैं इस फिगर को 2 पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और क्या मैं इसको ऐसे 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 तोड़ सकता हूँ? इसका एरिया तो फाइंड करना आसान है यार यहाँ से। क्यों? ये तो ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में जो बेस है, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं हो जाएगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझे निकालना आता है, तो इसका शॉर्ट हो गया। हाइट क्या होने वाली है? हाइट बेसिकली होने वाली है रेडियस ऑफ सर्कल। क्या मुझे रेडियस ऑफ सर्कल निकालना आता है? ऑफ कोर्स आता है। तो बस मेरे पास यहाँ से ये आ जाएगा, यही मैं लिख रखा है। ABCD विल बी अ सर्कल विथ BC एज डायमीटर, सो वी कैन कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म। ऑफ कोर्स अब तुम्हारे पास जब यहाँ से ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, इसको तुम इंटू 2 कर देना, तो तुम्हारे पास यहाँ से ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगली अपन की बात आती है बेसिकली यार फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में बहुत बार इस पर सवाल पूछते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स बेसिकली यार, इसका तुम ऐसा समझ सकते हो कि होता क्या, इसका ये होता है कि यार वो कुछ कंडीशन दे देंगे और फिर ये बोलेंगे कि उन कंडीशन से बहुत सारे सर्कल तो पास हो सकते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक कंडीशन और देंगे। वो ये बोलेंगे कि अगर इतने सारे सर्कल्स में से एक कोई ऐसा सर्कल होगा जो इस कंडीशन से भी पास कर रहा होगा, उस कंडीशन को वो लोग बता देंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। उसने ऐसे बोला, पहला केस, इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, अपन केसेस समझते हैं। पहला केस, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल। उसने ऐसे क्या बोला, उसने ऐसे, वो तुम्हें दे देगा 2 सर्कल्स, पहला सर्कल दूसरा सर्कल। वो तुम्हें दे देंगे कि यार 2 सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब जिन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, उससे मैंने फैमिली बनाई सर्कल्स की। अब देखो 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। क्यों? पहला सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, तीसरा सर्कल ऐसा कुछ, चौथा सर्कल ऐसा, इनफाइनाइट। बट वो यहाँ से ये भी बोल देंगे कि जब ये वाले जो सर्कल ऐसे फैमिली बनेगी, फैमिली मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स की, वो वाला जो सर्कल है ये इस वाले पॉइंट से भी पास करेगा, तो आप उसका वो बताओ। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन करेंगे S1 प्लस लैम्डा S2। S1 इसकी इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स S2। इससे अपन की बेसिकली एक जनरल इक्वेशन आएगी। अब उसने ऐसे ये बोल दिया कि फॉर एग्जांपल 3,4 से भी पास हो। अगर 3,4 से भी पास होगा तो डेफिनेटली 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो तुम इसको पुट कर देना, दिस इज इक्वल टू 0। क्या तुम्हारे पास लैम्डा की इक्वेशन आ जाएगी? आ जाएगी, तो हमारे पास काम हो जाएगा। नॉर्मल है। अगला अपन का केस आता है, अगला अपन का बेसिकली केस आ जाता है सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। मतलब एक सर्कल दे दिया और एक इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन दे दी, और यहाँ से फैमिली निकालनी है। कुछ नहीं, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स L1। L1 तुम्हें पता है, S1 तुम्हें पता है, लैम्डा टाइम्स L1 कर देना। अगली बात आती है केस 3, फ्रॉम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स वाला बहुत फेमस है। कैसे? केवल तुम्हें 2 पॉइंट दे देंगे, बट इसमें भी अपन को पुराना केस ही लगाना है, जो कि होता है मेरे पास S प्लस लैम्डा L। बट इस केस में भैया ना तो L दिया हुआ है ना तो S दिया हुआ है। आप कैसे बोल रहे हो? देखो, करना कुछ नहीं है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं।
क्या तुम 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, इस लाइन की निकाल सकते हो। तो हमारे पास एल हो गया। अब एच कैसे निकालोगे, एस को तुम ये मानना डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स मान लो ए कॉमा बी को, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स मान लिए। क्या तुम उससे एक सर्कल निकाल सकते हो, सर्कल की भी इक्वेशन आ गई। तो सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है, लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, क्या तुम एस प्लस लैम्डा एल से निकाल सकते हो, ये वाली बात अपन की आ चुकी है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं बेसिकली केस 4। केस 4 अपन का यहाँ से आ जाता है, मेरे पास यहाँ से पॉइंट प्लस लाइन, मतलब एक पॉइंट दे दिया यहाँ से और एक मेरे पास लाइन दे दिया। अब देखो इससे वापस से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकता है, कैसे, पहला सर्कल ऐसा, दूसरा सर्कल ऐसा, तीसरा सर्कल ऐसा, चौथा सर्कल ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इनफाइनाइट सर्कल है। तो इसमें अपन को क्या करना है, वापस में इसमें अपन को लगाना है एस प्लस लैम्डा एल। कैसे लगाएंगे, एल अपन को दिया हुआ है बट एस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एस इंपॉर्टेंट, अब मैं यहाँ से ये मानूंगा, मैं इसको मान लूंगा रेडियस विथ जीरो, रेडियस इसकी मैं मानूंगा इस सर्कल की जीरो। ठीक है, और अब मैं यहाँ से इसका फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने इसका सेंटर एक्स कॉमा वाई। तो अब मैं यहाँ से ये बोलूंगा कि x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने माना है। अब मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, मेरे पास लाइन की इक्वेशन है, तो s प्लस लैम्डा एल से मेरे पास ये हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। आगे फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम सर्कल, देखो ये अपन का जनरली स्ट्रेट लाइंस में आता है, बट ये तुम्हें जनरल में तुम्हें एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो वो क्या बोल देंगे, वो बोल देंगे कि यार यहाँ से तुम्हें 3 पॉइंट्स दे दिए ट्राइंगल के। अब वो बोलेंगे आप हमें एक सरकम सर्कल बताओ। सरकम सर्कल क्या होता है, जो तीनों पॉइंट से पास आउट हो, मतलब कुछ ऐसा 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 सर्कल आएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको सरकम सर्कल निकालने के लिए पता नहीं क्या उल्टे सीधे तरीके निकालते हैं। बट मैं तो इसमें यार फैमिली ऑफ सर्कल्स ही यूज़ करूंगा। कैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज़ करूंगा, मैंने यहाँ से देख लिया, क्या मैं यहाँ पे एस प्लस लैम्डा एल वाला केस लगा सकता हूँ। ऑफकोर्स लगा सकता हूँ, क्यों, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को मैं क्या डायमेट्रिक अपोजिट एंड पॉइंट्स मान के एस की इक्वेशन ला सकता हूँ। ऑफकोर्स, क्या मेरे पास यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ऑफकोर्स, क्या मैं एस प्लस लैम्डा एल लगा के कुछ इक्वेशन आएगी। अब मुझे यहाँ से ये पता है कि ये जो सर्कल है वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो क्या मैं इस पॉइंट को इसमें पुट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। लैम्डा की वैल्यू अगर आ जाएगी मेरे पास, तो क्या पूरी एस प्लस लैम्डा की वैल्यू मेरे पास फाइंड हो जाएगी, हो जाएगी। यही तरीका होता है अपन को, अगर फैमिली ऑफ सर्कल्स और अपन को अच्छे से कंसेप्ट पता हो तो। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगला केस आता है, अगले केस में भी ये लोग तुम्हें बेसिकली लाइंस दे देंगे L1 L2 L3 और बोल देंगे कि अब तुम सर्कल बताओ। डायरेक्ट अपन को इसका रिजल्ट याद रखना है, जो कि होता है L1 L2, अपन को एंटी क्लॉकवाइज जाना है, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इंटू L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 इंटू L1। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद अपन को कंडीशंस लगानी है। सर्कल की अपन ने कंडीशन सीखी थी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होता है 0। तो जब तुम ये सॉल्व करोगे ना, इसमें से कुछ टर्म्स बनेंगे जिसका कोएफिशिएंट होगा एक्स वाई, तो ये जितने भी इसके कोएफिशिएंट्स होंगे ना, इसको तुम इक्वेट कर देना 0 से। ठीक है, पहली इक्वेशन बनेगी। बट अपन के पास तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होते हैं बराबर, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ दोनों को इक्वेट करके पहली मेरे पास एक और इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आंसर हो जाएगा। जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएंगे ये जो नोट्स है ना, ये कितने काम आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, काफ़ी मेहनत से बनते, तो ज़रूर इसको लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, आगे क्वाड्रिलेटरल, अगला केस क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली लोग तुम्हें 4 लाइन दे देंगे, है ना, L1 पैरेलल टू L3, L2 पैरेलल टू L4, वापस से बोल देंगे सर्कम सर्कल बनाओ। इस केस में अपन को करना है L1 इंटू L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इंटू L4, मतलब L1 इंटू L3 अपोजिट वाले प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इंटू L4। वापस यार यहाँ से ये दोनों कंडीशंस लगा देना, तो हमारे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब अपन की बात आती है बेसिकली कॉमन टेंजेंट्स, जो कि जेई मेंस जेई एडवांस दोनों का वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक होता है। क्यों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं और बच्चे केवल इस पे स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, बनते नहीं है, स्ट्रगल करते रह जाते हैं। बट इसमें अपन को करना क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप में अपन यहाँ से ये देखते हैं, 2 सर्कल अपन को दिए हुए हैं, पहला सर्कल दूसरा सर्कल। ठीक है, अपन नॉर्मल इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबसे पहले क्या मैं R1 निकाल सकता हूँ, हाँ। क्या मैं R2 निकाल सकता हूँ, हाँ। क्या मुझे यहाँ से C1 सर्कल का सेंटर पता है, हाँ। मुझे यहाँ से C2 सर्कल का सेंटर भी पता है, हाँ। ये जो D वैल्यू है, क्या मैं D वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ। D वैल्यू बेसिकली होती है इन दोनों सेंटर्स की दूरी। तो मुझे जब दोनों के सेंटर्स पता है, तो क्या मैं D भी निकाल सकता हूँ, जो कि हो जाएगा मेरे पास क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऑफकोर्स ये वाली बात हो गई, ओके। अब अपन की बात आती है, 4 टाइप की टेंजेंट्स ऐसे केस में पॉसिबल है। पहली टेंजेंट ऐसे जा रही हो, दूसरी टेंजेंट ऐसे जा रही हो, तीसरी टेंजेंट ऐसे जा रही हो, चौथी टेंजेंट ऐसे जा रही हो। ठीक है, इसमें अपन को बात ये याद रखनी है, ये जो बाहर से जाती है ना, ये जो बाहर से जाती है, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट
कॉमन टेंजेंट, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और वहीं पे जो टेंजेंट्स अपन की अंदर से जाती हैं, ऐसे अंदर से जो जाती हैं, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट। अब डेफिनेटली जो ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से तो छोटी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चन किस किस के टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन अपन से लेंथ पूछ सकते हैं DCT की, जो होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ हो जाती है बेसिकली ये। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ सकते हैं, जिसकी लेंथ हो जाती है ये। R1 और R2 के रेडियस है, मुझे पता है। अब अगली बात यहाँ से ये लोग वो ये बोलते हैं कि ठीक है, आपने हमें लेंथ बता दी, बट आप हमें ये भी बताओ, ये जो टेंजेंट्स आपने बनाई है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, आप हमें बस इनकी इक्वेशंस और बता के दे दो। इक्वेशंस 4 आने वाली हैं, क्यों? मेरे पास ये इक्वेशन, एक इसकी इक्वेशन, एक इसकी इक्वेशन, एक ये और एक ये, 4 इक्वेशन आने वाली है। कैसे निकालेंगे? अपन को बेसिकली निकालना पड़ता है ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इसका एक पॉइंट, ये वाला P, और सिमिलरली जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका यहाँ से एक मेरे पास पॉइंट निकालना होता है Q। अब कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला है। P अपन बेसिकली निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, R1 x2 प्लस R2 x1 अपॉन R1 प्लस R2। पता ही है सारी चीज़ें, R1 x2 R2 x1 R1 R2, x1 x2 सेंटर्स हैं। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट Q आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट। तुम्हारे पास बेसिकली P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, Q के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब यार मैंने ये वाली बात तो सीख ही रखी है कि एक पॉइंट से अगर मुझे टेंजेंट डालनी हो तो बस मैं यहाँ से ये टेंजेंट निकाल दूंगा, तो क्या मेरे पास ये पूरी टेंजेंट नहीं आ जाएगी? हो गया काम। तुम्हारे पास यहाँ से P पॉइंट निकाला, तुमने यहाँ से ये डाली, तुम्हारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ गई। तुम्हारे पास Q वाला पॉइंट निकाला, तुमने यहाँ से ये निकाला, तुम्हारे पास यहाँ से तुम्हारे यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गई। वापस से प्रोसीजर समझते हैं। प्रोसीजर क्या करना है? P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब तुम्हें यहाँ से वो वाला फॉर्मूला लगा दो, R1 x2 R2 x1, और वो वाली बातों से अपन का आ जाएगा। और फिर अपन यहाँ से आफ्टर गेटिंग P, Q वी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ TCT एंड DCT। अच्छी बात है। यहाँ पे अपन बेसिकली एक प्रॉपर्टी और समझते हैं जो कि अपन का आ जाता है, जो कि होता है PC1 अपॉन PC2, मतलब PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। डेफिनेटली जो PC1 इतनी लेंथ है वो अपन की यहाँ से लेके PC2 से बड़ी होगी, तो मतलब रेशियो R1 बाय R2 आ जाता है, R1 is to R2, विच इज इक्वल टू QC1 अपॉन QC2, मतलब QC1 बेसिकली लेंथ है इतनी, QC1 अपॉन QC2 इतनी लेंथ है। ये वाला रेशियो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार ये लोग केवल ज्योमेट्रिकली अपन से वैल्यू पूछ लेते हैं, मतलब ये इक्वेशन नहीं पूछेंगे, ये तुमसे केवल ज्योमेट्रिकली वैल्यू पूछेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अगला अपन बेसिकली कुछ टेंजेंट्स के अच्छे सवाल करते हैं। देखो 4 टेंजेंट्स तो तब पॉसिबल थी ना जब ये ऐसा ऐसा केस था, लेकिन हमेशा क्या 4 टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी 2 सर्कल के केस में? नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस पे वो लोग क्या करेंगे, वो तुम्हें 2 इक्वेशंस दे देंगे सर्कल की, और तुमसे बोलेंगे कि भैया आप हमें बताओ ये 2 सर्कल्स हमने आपको पकड़ा रखे हैं, मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है, आप तो हमें बस इतना सा बता दो। अब अपन को चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले C1 C2 दोनों के सेंटर्स की दूरी, जो कि बेसिकली होती है D। अगर मेरे पास ये बड़ा इस ग्रेटर देन हो गया R1 प्लस R2 के, तो डेफिनेटली 4 टेंजेंट्स पॉसिबल है। इस केस के करस्पॉन्डिंग फिगर ये बनेगा। क्यों? अगर ये मेरे पास R1 जो कि है R1 और ये मेरे पास है R2, अगर मेरे पास यहाँ से जो C1 है वो इससे बड़ा हो गया तो 4 टेंजेंट्स पॉसिबल है। बट वहीं पर अगर ये इसके बराबर हो गया तो 3 टेंजेंट्स पॉसिबल है। कैसे? पहली टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट, तीसरी टेंजेंट। ठीक है। अगला केस आता है अपन के पास, जब मैंने इसको इंटरसेक्ट करा लिया। तुम इसको धीरे धीरे देख रहे होगे कि पहले दूर था, फिर मैंने टच कराया, फिर मैंने इंटरसेक्ट कराया, फिर मैंने अंदर इंटरसेक्ट कराया, और फिर मैंने इसको अंदर ही पूरा कर दिया। इस केस में अपन की कंडीशन बन जाती है, जो C1 C2 होता है इस शुड बी लेस देन R1 प्लस R2 बट शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। इसके ऊपर अपन का जेई में सवाल आ चुका था और आधे से ज़्यादा बच्चों ने गलत करा था। क्यों? उन्होंने यहाँ से ये वाली कंडीशन तो देख ली, बट उन्होंने ये वाली कंडीशन देखी नहीं। क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल यहाँ से उन्होंने ये बोल दिया कि जो C1 C2 है दिस शुड बी ग्रेटर देन 5, बच्चों ने टिक मार्क कर दिया। अगला ऑप्शन तो ये था C1 C2 शुड बी लेस देन 5 बट इट शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ कुछ, फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ 5, मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 3, जो भी दिया था। उन्होंने वो ऑप्शन देखा ही नहीं क्योंकि उनको ये वाली कंडीशन पता ही नहीं थी। तुम्हें ऐसे ये वाली और ये वाली दोनों कंडीशन लगानी होती है। बात समझ में आ रही है? अगला अपन का आता है कि सर्कल को अगर मैंने पूरा अंदर ही यहाँ से टच करा दिया तो इसमें केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। क्यों? ऐसी, जिसमें अपन का आ जाता है C1 C2 शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। और अगर मैंने इसको सर्कल को पूरा अंदर ही डाल दिया, कोई टेंजेंट ही पॉसिबल ही नहीं है इसमें, तो इस केस में हो जाता है C1 C2 शुड बी लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये वाली अपन की इसमें लिख दिया 0 टेंजेंट। इतना वाला जो पार्ट है ये अपन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अपन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। आगे अपन की आती है, इसका अपन बेसिकली चलता है अपन कॉमन कॉर्ड के ऊपर। देखो क्या कर देंगे, वो ये बोल देंगे कि यार एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। अब अगर ये 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यार यहाँ से कुछ कॉमन कॉर्ड जा रही होगी।
आप हमें इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन बता दो। तो इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन नॉर्मल होने वाली है S1 माइनस S2, मतलब दोनों की सर्कल की इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमारे पास कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। अब यहाँ से वो ये भी पूछ सकते हैं कि यार यहाँ से जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है आप हमें लेंथ बता दो। कॉमन कॉर्ड की लेंथ मैंने यहाँ से स्टार्टिंग में तो सीखी थी, 2√r² माइनस p², तो यहाँ से वही फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अगली अपन की बात आती है बेसिकली रेडिकल एक्सेस, जो कि होती है वापस से कॉमन कॉर्ड के बराबर S1 माइनस S2। रेडिकल एक्सेस क्या होती है? रेडिकल एक्सेस दो सर्कल की एक रेडिकल एक्सेस होती है। जैसे ये दो सर्कल दिया हुआ, अगर यहाँ से इसने मेरे पास कुछ लाइन डाली, रेडिकल एक्सेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर मैंने इस पॉइंट से इतनी और इतनी दूरी निकाली, ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, तुम कोई भी पॉइंट समझो, फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ से ये वाला पॉइंट समझा, ये और ये वाला पॉइंट समझा, अगर मैं इस पॉइंट से इसकी और इसकी दूरी निकालूंगा तो ये भी बराबर होगी। तो ऐसी लाइन जिससे हर एक पॉइंट की ऐसे ऐसे दूरी बराबर हो, उसको अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सेस। तो रेडिकल एक्सेस कैसे निकालते हैं? S1 माइनस S2 शुड बी इक्वल टू 0। इसका एक इंपॉर्टेंट केस आता है जो कि होता है कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स आर बाइसेक्टेड अबाउट रेडिकल एक्सेस। का मतलब ये जो कॉमन टेंजेंट निकली है ना, इसको बेसिकली बाइसेक्ट करता है अपन की रेडिकल एक्सेस। मतलब ये जो रेडिकल एक्सेस है, ये और ये दोनों बराबर बाइसेक्ट करता है, जो कि अपन को याद रखना है। अब अपन का बेसिकली इंपॉर्टेंट केस आता है रेडिकल सर्कल। इसके ऊपर जेई में बहुत बार सवाल पूछ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको कैसे करना है देखो। रेडिकल सर्कल बेसिकली होता क्या? सबसे पहले वो लोग क्वेश्चन क्या पूछेंगे? वो क्वेश्चन ये बोल देंगे कि भैया वो तुम्हें 3 सर्कल्स प्रोवाइड करा देंगे, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। क्वेश्चन वो ये बोलेंगे आप हमें कोई ऐसा सर्कल बताओ जो इन तीनों सर्कल्स पे ऑर्थोगोनली पास करे। ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री पे पास करे। मतलब ये वाला जो ऐसा है ये 90 डिग्री, जैसे ये सर्कल निकल रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऐसा कोई तो सर्कल पॉसिबल होगा। आप उस सर्कल की हमें इक्वेशन बता दो और रेडियस बता दो या फिर सेंटर बता दो। डेफिनेटली अगर मेरे पास सर्कल आ गया, फिर तो मेरे पास सेंटर भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गई। तो आप हमें बस इतना काम कर दो। बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे? देखो, इन दो सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास यहाँ की एक रेडिकल एक्सेस आएगी। तुम इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को माइनस करो तो हमारे पास ये रेडिकल एक्सेस आएगी। क्या तुम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट ला सकते हो? और ये वाला जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है इस सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास एक काम तो हो गया, सेंटर हो गया। बट अब रेडियस कैसे निकालूं? आसान है ये तो। और भी, इस पॉइंट को मैं अगर इससे टेंजेंट मानूंगा तो क्या मेरे पास यहाँ से इतनी पार्ट रेडियस नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये मैं कैसे निकालूंगा? रूट ऑफ S1। मैंने अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट तो सीखी है। तो बस मेरे पास सेंटर आ गया, मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। तो क्या मैं अब सर्कल की इक्वेशन लगा सकता हूँ x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²? ऑफकोर्स लगा सकता हूँ। तो यही मेरे पास से बात आ जाती है, विद टू रेडिकल एक्सेस वी कैन गेट सेंटर ऑफ सर्कल। और फिर मेरे पास रेडियस लगा दो रूट S1 और फिर तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, रेडिकल सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द 3 सर्कल्स। ठीक है, वो इनडायरेक्टली पूछ सकते, देखो 2 टाइप से पूछ सकते हैं। पहला, उन्होंने सीधा तुम्हें बोल लिया क्या तुम रेडिकल सर्कल फाइंड करो इन 3 सर्कल्स का। दूसरा टाइप, ये बोल सकते हैं कि यार ऐसा सर्कल फाइंड करो जो तीनों से पास करे ऑर्थोगोनली। दोनों में अपन को रेडिकल सर्कल ही फाइंड करना और दोनों का प्रोसीजर सेम होने वाला है। बात समझ में आ रही? आगे देखते हैं एंगल बिटवीन 2 कर्व्स। और इस चैप्टर में अपन के जो 2 कर्व्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं सर्कल्स। जनरल केस में अपन के 2 कर्व्स के बीच अपन एंगल कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल, पहला कर्व है ऐसा, इसको अपन ऐसे समझते हैं। पहला कर्व है कुछ ऐसा, दूसरा कर्व है कुछ ऐसा। इनके बीच का एंगल क्या होता है? इस वाले पॉइंट पर अगर मैं कुछ ऐसे ऐसे टेंजेंट डालूंगा, सिमिलरली इस वाले मैं कुछ टेंजेंट ऐसे डालूंगा, तो ये जितना एंगल हुआ है ना थीटा, ये अपन का होता है बेसिकली एंगल, है ना, एंगल ऑफ बिटवीन 2 कर्व्स। इसको अपन मिटा देते हैं और इसको अपन अच्छे से समझते हैं कि करना कैसे है। देखो, इस केस में अपन को क्या करना है, यहाँ पे कोई ठुकी हुई है तो इससे मैंने एक टेंजेंट डाली ऐसे, इससे मैंने एक टेंजेंट डाली ऐसे। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये इनके सेंटर को जाके मीट ही करेगी। इतनी लेंथ मुझे पता ये है R1, इतनी लेंथ मुझे पता ये है R2। क्या मुझे D भी पता है? ऑफ कोर्स मेरे पास सेंटर्स पता है, तो मैं दोनों की डिस्टेंस दूरी निकाल सकता हूँ D। अब मुझे यहाँ से ये थीटा फाइंड करना है। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? अपन की 6वीं क्लास की मैथ्स। तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से, जो कि अपन ने एसओटी में सीख रखा है, या फिर नहीं भी सीखा तो अपन को ये फॉर्मूला बहुत बार याद करना है। जो अपन कोसाइन रूल समझते हैं ना, कोसाइन रूल में अपन का क्या आता है? कोसाइन रूल में अपन का आ जाता है cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ठीक है, क्या मुझे R1 पता है? हाँ। मुझे R2 पता है? हाँ। मुझे D पता है? हाँ। 2R1 R2 मैं निकाल सकता हूँ। कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, कभी कभार ये लोग बोलते हैं कि ये जो 2 सर्कल्स है ना, ये आपस में ऑर्थोगोनल है।
अगर दो सर्कल्स आपस में ऑर्थोगोनल है मतलब दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और cos 90 मुझे पता है होता है 0। अगर ये वाला टर्म है 0 तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर ही 0 है। अगर न्यूमरेटर है 0 तो 0 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या मैं इस डी स्क्वायर को इधर ले जा सकता हूँ? मेरे पास ये बन जाएगी इक्वेशन। और जब तुम R1 और R2 को खोलोगे तो मेरे पास बन जाएगी ये इक्वेशन। बहुत बार मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जब तुम लोग करोगे ना खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से कोसाइन रूल लगाना है और तुम्हारे पास एंगल आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो फाइनली यार यहाँ से अपन का ये वाला चैप्टर ओवर होता है, जिसमें अपन ने ये पहला पढ़ा था पेज और दूसरा पेज यहाँ से ये, जिसमें अपन ने यहाँ से ये सारी चीज़ें कवर करी थी। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट यार मैं भी काफ़ी थक गया, यहाँ से काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया, मेहनत काफ़ी लग गई, क्योंकि यार एक दिन में मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाई है, मतलब मैंने आज ही 4 वीडियो बनाई है, तो ये चौथी वीडियो थी, मैं थक गया थोड़ा। तो अगर इतना एफर्ट मैं कर सकता हूँ तो यार थोड़ा एफर्ट तुम लोग भी कर सकते हो मेरी वीडियोस को शेयर करने में। डेफिनेटली यार तुम लोग को भी पता है कि यार इससे अच्छे तुम लोग को शॉर्ट नोट्स पूरे यूट्यूब क्या मतलब कोई तुम्हें कोचिंग वाले दे सकते हैं ना, कोई यूट्यूबर दे सकता है, कोई भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स नहीं दे सकता। अगर तुम्हें अच्छे इतने ही लग रहे हैं, तुम्हें लग रहा है हेल्पफुल है, तो यार ज़रूर कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करे बिना मत जाना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।